ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार देश की अर्थव्यवस्था के नाम शुक्रवार को बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि देश में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपायों पर चर्चा जारी है और आने वाले हफ्तों में इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 NBFC लिक्विडिटी मामले पर काम शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि 250 करोड़ से ज्यादा के लोन पर सरकार की नजर बनी रहेगी। Not more than 7 to 9 banks in the consortium. Then techno-economic evaluation cells are being created in the banks so that there are no inadequacies found. वित्त मंत्रालय ने नए आर्थिक लक्ष्यों को साधने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए वित्त मंत्री ने 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब 10 राष्ट्रीय बैंकों की बजाय सिर्फ 4 बैंक होंगे, यानी अब कुल 12 राष्ट्रीय बैंक होंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर होगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय किया जाएगा। इसमें 15.20 लाख करोड़ के सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि देश में कम वक्त में ज्यादा लोन की स्कीम जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि NPA में कमी आई है, 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद की गई हैं और भगोड़ों की संपत्ति पर कार्रवाई जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नीरव मोदी जैसे मामले रोकने को सतर्कता बरती जाएगी और बड़े कर्जदारों पर निगरानी संकेत समिति बनेगी। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 अगस्त को भी बैंक सुधार ट्रेड इंडस्ट्रीज में सुधार के लिए कई घोषणाओं का ऐलान किया था। आइए जानते हैं इन घोषणाओं के बारे में। सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान। CSR के उल्लंघन को दंडनीय अपराध से बाहर किया। FPI पर बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस लिया। स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों के लिए एंजल टैक्स के प्रावधान को वापस लिया। बैंक ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को MCLR के जरिए देंगे। बैंक रेपो रेट से जुड़े हुए कर्ज उत्पाद उतारेगा। सिमटता व्यापार, डूबती अर्थव्यवस्था, लाचार अर्थव्यवस्था इस देश का सत्य है। कहानियों में पढ़ा था कि जब कुंभकर्ण सो जाता था तो नगाड़े बजाने पड़ते थे उसको उठाने के लिए, पर फिर भी वो नींद से नहीं उठता था और कई बार शायद उठ भी जाता था। यही भाजपा सरकार की आज वास्तविकता है। आज अर्थव्यवस्था लाचार है, सिमटता व्यापार है और बढ़ती बेरोजगार है, पर नहीं उठ रही है कुंभकर्ण की बीजेपी की सरकार है। देश में आर्थिक संकट को लेकर सरकार की चिंता साफ नजर आ रही है। लगातार ट्रेड वॉर के चलते इंडस्ट्रीज हाशिए पर आ रही हैं। ऐसे में सरकार को कुछ राहत भरे कदम उठाने जरूरी हैं। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। आपने देखा खास खबर का मजमून। हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति है। जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2006 के बाद ये बड़ी गिरावट कही जा सकती है। हालांकि 5% से कम 2006-7 के आसपास भी रही है, 4 पॉइंट कुछ रही, लेकिन ये मोदी सरकार की एक बड़ी गिरावट कही जा सकती है। पिछले 7 साल में सबसे बड़ी गिरावट इसे माना जा रहा है। चले वजह क्या है, क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब, कौशल अग्रवाल जी हमारे साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारी हैं, बंवर सिंह शेखावत CPM नेता हमारे साथ है, प्रणय माहेश्वरी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हमारे साथ में है। सभी का स्वागत है। मैं कौशल जी एक बार आपके पास आना चाहूंगा सीधा। ऑटोमोबाइल को लेकर के ये लगातार बातें आ रही हैं कि इतने शोरूम्स बंद हो रहे हैं, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये महज एक रूमर है कि वास्तव में कुछ सच्चाई है? नहीं, ये वास्तविकता है। और ये क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक इतना हो गया, जो इतना मार्केट घुसा है, 20% मार्केट अभी अंदर डाउन हुआ है। और हम इस फाइनेंशियल की बात करें तो लगभग, और इससे फैक्ट हुआ है कि लोगों का जो हमारी इंडस्ट्री में है खर्चे वही के वही हैं जो हैं, उसको हम छुपा नहीं सकते। और जो रिटेल है वो एकदम बढ़ गई है।
बेरोजगार हुए हैं, बहुत 3 लाख से 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार, 3 लाख से ज्यादा। ये वास्तविकता है जो हमने फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रखी है, उन्होंने हमारी सुनी भी है और उसमें कुछ उन्होंने बैंकों में फंडिंग और कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जरूरत ये है कि कोई तकनीकी जो एक्सपर्टीज हो, जो इसको विश्लेषण करें और समझें इस चीज़ को कि कारण क्या इसका समाधान हो सकता है। क्योंकि चीज़ें एक नहीं है कि स्टॉक को लेके भी है, मार्केट भी डाउन है और इनको विश्वव्यापी मंदी भी है, उसका सामना करना पड़ रहा है हमें। चलो प्रणय, आपके पास में आऊंगा। ओवरऑल व्यापारी क्या सोच के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम है बड़ा पीक टाइम है। कुछ दिन पहले ईद निकली है, उसके बाद अब दीपावली आ रही है, फिर उसके बाद में क्रिसमस है, और ये हमारे यहाँ पे जो बायर होता है वो निकलता है घर के बाहर, खासकर इन 3 फेस्टिवल्स पे। तो किस तरह से देखा जाना चाहिए इस टाइम को? जो आने वाला टाइम है उसमें एक्चुअली मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और सरकार को कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, पहले क्या होता था कि पुराने टाइम में जितने लोग थे वो मार्केट में जाके परचेज करना चाहते थे किसी भी चीज को, कि देख के और हम लोग उस चीज को परचेज कर लें। अब जो टाइम आ गया वो ये आ गया कि आप डिपेंड हो गए ई कॉमर्स के थ्रू, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। लोगों के पास उस टाइम को सेविंग को करने के चक्कर में दे जस्ट पुट ऑन कि हमने मोबाइल में जाके देखा किसी चीज को ई कॉमर्स के थ्रू अगर हमें कोई मिल रही है, और ऑब्वियसली अगर कोई है देखा जाए तो एक 10 बाई 10 की दुकान से ई कॉमर्स का बिजनेस कर लेता है और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े सेल आउट कर देता है ऑन 2 to 5% मार्जिन, बिकॉज उसको ट्रेडिंग कहते हैं इस लाइन में, कि वो आपसे, आपका शोरूम है, आपसे कोई चीज ली और मार्केट में बेच दी। तो ई कॉमर्स में रेटें भी डाउन मिलती है, तो लोग ये सोचते हैं कि हम ई कॉमर्स के थ्रू परचेज कर ले। तो जो मार्केट में जो शोरूम्स वगैरह हैं और जो बायर्स आता नहीं है, वो इसी कारण से नहीं आ पाता कि ठीक है घर से अगर कोई चीज डिस्काउंटेड मिल रही है, और आप सबकी और मेरी मेंटालिटी ये कहती है कि अगर कोई चीज डिस्काउंट पे मिल रही है तो अपन उसको डिस्काउंट पे परचेज कर लें, क्योंकि वहां जाएंगे तो डीजल भी हमारा खर्च होगा, वहां जाएंगे तो हमारा टाइम भी खर्च होगा, और यहाँ बैठ के हमें कुछ नहीं करना, घर पे आके डिलीवर करके चल जाएगा और वो चीजों को हम लोग कैसे। और मार्केट की अभी जो इक्विटी ये कहती है कि मार्केट एनालिसिस ये कहता है कि अगर यही चीज इस लेवल पे चलती रही तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में आने वाले समय में देखेंगे कि शोरूम्स वगैरह सारे बंद हो जाएंगे, लोग अपने घरों से व्यापार चालू कर देंगे, और जो आपको केवल अगर मार्केट में दिखेगा तो केवल फॉरेन के जैसा फॉरेन में होता है, केवल कॉर्पोरेट स्टोर्स दिखेंगे या फिर कंपनी आउटलेट्स दिखेंगे। चलिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि मंदी है मार्केट में? कुछ टाइम से लाइक लास्ट 1 या 2 महीने से मेरे को थोड़ा सा मार्केट में उठाव लग रहा है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी है, मेरा कंपोज मशीन का भी प्लांट है, मेरा सॉइल स्टेबलाइजेशन का भी प्लांट है, तो 2-3 महीने से जो है थोड़ा सा मार्केट में उठाव है। बट जो एक्सपेक्टेड उठाव हम लोग करते हैं कि मार्केट, 2 बातें हैं। व्यापारियों का तो ये कहना है, जैसे आपके बीच कौशल जी बैठे हैं, उठाव होता है तो एक संकेत कहें, एक क्लू मिलता है पॉजिटिवनेस का, ये कहें कि एनर्जी मिल रही है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए सभी ये कह रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है वो बिल्कुल बैठ रहा है, मतलब यूं नहीं जा रहा है, यूं जा रहा है, फ्लो पूरा। हाँ, तो आपने जो बात कही, आपने कहा कि 2-3 महीने से मार्केट तो उठ रहा है लेकिन कम उठ रहा है, लेकिन आम व्यापारी का तो ये कहना है कि बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है, कोई संकेत ही नहीं लिख रहे, हर दिन नीचे जा रहा है। और यही वजह है कि हमारी जो जीडीपी है वो डाउन जा रही है। ओवरऑल मार्केट आपके हर चीज पे डिपेंड करता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, आपका ऑटोमोबाइल हो, सबसे बड़ी बात है या मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें विश्लेषकों का यह कहना है कि 95% इसको झटका लगा है। और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल होता है आपके जीडीपी में। एग्रीकल्चर के बाद अगर कहीं कोई है तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आज तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर का रोल जीडीपी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्री एक आपकी जीडीपी को मेंटेन रखती है, वही टूट रही है। तो मार्केट आपने कहा कि 3 महीने से उठ तो रहा है लेकिन कम उठ रहा है, लेकिन आम व्यापारी तय कर रहा है कि उठ ही नहीं रहा है। आजकल एक ट्रेंड सा बना आ चुका है कि जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरा जो सीजन है वो एक सीजन पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं अगर मार्केट में किसी चीज को मेरे को सप्लाई करनी है तो मुझे उसकी प्लानिंग 3-4 महीने पहले से करनी होती है और उसका प्रोडक्शन 3-4 महीने पहले लेना होता है। पर जो एक्चुअल कस्टमर जो है, जिसको मार्केट में डिमांड है, वो आप कह सकते हो कि इतना नहीं है, और डिपेंड्स अपॉन सेक्टर। जैसे दिवाली के टाइम पे अगर कोई चीज चलती है तो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर चलता है या कपड़े का मार्केट चलता है, खरीदारी ज्यादा होती है,
अब आप देखो कि हमारा 25 से 30% जो रिटेल होता है वो होता है त्योहारी सीजन, जो कि हम धनतेरस पीरियड कहते हैं, दिवाली पीरियड। और ये अब यही सब कुछ बताएगा कि आगे मार्केट वास्तव में अगर दीपावली पे उठाव नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि अगले 9-10 महीने के लिए आप एकदम से डंप करके, क्योंकि ब्याह शादियों में भी इतनी खरीदारी नहीं होती है, परचेजिंग ज्यादा होती है, त्योहारी की जो खरीदारी ज्यादा होती है उसी को देखिए। शादी की पहले शादियां आपको मालूम हो तो पहले जुलाई अगस्त में शादियां थी, अब की बार जुलाई अगस्त में शादियां नहीं है वनस्पत। आप ये देखिए कि पिछली बार गणेश चतुर्थी सितंबर में थी और अगस्त में थी, और अब की बार गणेश चतुर्थी सितंबर में आई। तो आप अगस्त में जाओ तो डाउन दिखेगा आपको, और सितंबर में जाओ तो ठाक दिख जाएगा आपको। नवरात्रा का ऐसी पीरियड है, नवरात्रा सारे जो भी दिवाली है, धनतेरस है, वो सब दिवाली अक्टूबर में आ रहे हैं। हाँ। तो आप ये महीने 2 महीने 3 महीने का देख के अपन उसको कहते हैं कि सर मंदी है, तो सितंबर अक्टूबर अगर ठीक रहता है, यदि हमारा दिवाली अक्टूबर जो महीना है, ये अक्टूबर महीना यदि हमारा सही चले गया तो आप मान लीजिए निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं। और अभी जो बारिश हो रही है, अभी जो सेंटीमेंट बना है कि बारिश बहुत अच्छी हुई है, हरियाली है, सब जगह है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन आज भी हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो मुझे लग रहा है कि अब की बार जो अक्टूबर है वो बहुत अच्छी रिटेल लेके आएगा। और एग्रीकल्चर में भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा आज, क्योंकि पानी है नहीं, बारिश अच्छा हुआ है तो आपके दलहन, बाजरा, जो भी चीजें हो सकती है। और नेक्स्ट जो क्रॉप है उसकी भी एक उम्मीद होती है कि सितंबर में आई थिंक अभी सरसों की क्रॉप को लोगों ने बोना शुरू कर दिया, तो इससे उम्मीद। चलिए मैं भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिपक्ष के निशाने पे सरकार है, आपको ऐसा लगता है कि कोई सरकार की पॉलिसी के कारण ऐसा रहा है कि सरकार का साफ कहना है कि ओवरऑल वर्ल्ड ही ये जो टाइम है वो थोड़ा सा डाउन वाला टाइम है, कि उसमें दिक्कतें आ रही हैं सभी के सामने और ये फेजेज आते हैं इस तरह के, लेकिन प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियों की वजह से सारा मार्केट डूब रहा है। ऐसा क्यों लगता है? देखो, जैसा आप बोल रहे हैं कि 10 से 15 साल में मंदी आएगी आएगी। कार्ल मार्क्स ने 150 साल पहले लिखा ये बात कि पूंजीवादी व्यवस्था एक स्टेप में चलती है, एक बार बूस्ट करती है, फिर थोड़ा उड़ जाती है, फिर एक स्टैग्नेंसी पे जाके डाउन आती है। ये 10 से 15 साल में होता आ रहा है। हमारे जो है आपने देखा, पहला वर्ल्ड वार 1910 में हुआ, बहुत बड़ी मंदी में था। दूसरा वर्ल्ड वार 1931 में हुआ, मार्केट के लिए हुआ कि मार्केट पे कब्जा करना। वर्ल्ड वार भी इसलिए हुए 2 कि मार्केट पे कब्जा करना। अभी भी यही हालत है, चाइना और अमेरिका में ये वार चल रहा है, तो ये दोनों का वार का असर पड़ रहा है। लेकिन मंदी का अर्थ को आपको समझने की आवश्यकता है कि उत्पादन तो बढ़ा लेती है इंडस्ट्रीज, लेकिन क्या आपने लोगों का जीवन स्तर उस हिसाब से बढ़ाया? क्या आपने रोजगार उस हिसाब से दिए? आज जो कारण आ रहा है मंदी का, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है सर, समझने की बात है। आज जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही है ना, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें जो काम करने वाला वो कौन है ये समझिए आप। पहली बात, वहां है रोबोट, वहां है कंप्यूटर। रोबोट, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इतना ज्यादा हो गया है। आज स्टील इंडस्ट्रीज में पूरा रोबोटाइजेशन हो गया है। तो आप एक तरफ आधुनिकीकरण कर रहे हो, और भारत 130 करोड़ की आबादी का देश है, जहां 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय खड़ी हुई है। समझने की बात को यह, सरकार रोजगार देने के लिए जो हमारा 6.5 लाख जो मध्यम दर्जे का उद्योग है बंद हो चुका है। ये बड़ी मछलियां, आज पता हलवाई भी रोने लगे, जोमेटो आ गया। ये उबर आने से भी ऑटोमोबाइल डूब रहा है, ओला आने से भी डूब रहा है। क्योंकि देख रहा मैं क्यों कार खरीदूं, मुझे 100 रुपए में ड्राइवर सहित गाड़ी मिलेगी, मैं अगर शराब पी के भी चलाऊं बैठ के तो मुझे चालान हो जाएगा 10,000 का। उबर के ड्राइवर को मंगाता है, चला जाता है, क्या तकलीफ? ये नई लाइन दे रहे हो आप लोग सामने पीने वालों के लिए कि नहीं करते, गाड़ी ड्राइव मत करो, मेरे पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया में अभी आए, वो बोला ऑस्ट्रेलिया में शुक्र शनिवार इतवार 3 दिन लोग मजे करते हैं, शुक्रवार शनिवार। तो वो क्या करते हैं, शुक्रवार को अपनी गाड़ी तो गैरेज में डालते हैं और टैक्सी मंगाते हैं, दारू पी के मस्त होकर अपनी टैक्सी में जाते हैं और मजे करते हैं। 2 दिन ऐसे करके संडे को रिचार्ज घर में करते हैं और मंडे को नौकरी करते हैं। तो आज यहाँ पे भी होने लगा ना, तो गाड़ियां क्यों खरीदेंगे लोग? ये व्हाट्सएप पे मैसेज भी चलने लगा, क्यों खरीद रहे हो 20 लाख की गाड़ी, क्या जरूरत है आपके लिए? ड्राइवर से गाड़ियां ना इंश्योरेंस कराना, ना पार्किंग की जरूरत, ना चोरी का डर, ना मेंटेनेंस का डर। तो ऑटोमोबाइल 35% डूब चुका है। ये व्यापारी है, आशा पे जीते हैं, मैं जानता हूं। व्यापारी का दिल इतना बड़ा होता है, वो लगातार कोशिश करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को बाजार में बनाए रखने के लिए। व्यापारी का जितना बड़ा दिल आशावान होता है ना, हमारे भारतीय व्यापारी का, उतना दुनिया के व्यापारियों का नहीं है। वहां नहीं होता है उतना बड़ा दिल, वो बंद करके चल देते हैं। आज आप देखो 35% की मंदी है इनके यहाँ। आज 68,000 करोड़ की इन्वेंट्री है जो गोदामों में पड़ी है। वो ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते, आज अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो कल से पीछे और पड़ जाएगी सरकार कि ये भैया कौन था भाई हमारे खिलाफ बोलने वाला। तो आज तो हालत है, इनके पीछे लगा देंगे सीबीआई को, ईडी को, सुरेश से डर दूर करेंगे। और अभी जो 5% की ग्रोथ है ना, मैं ये भी बताना चाहूंगा, 5 नहीं है,
ये 2.5 से 3% है, फर्जी आंकड़े हैं सारे। कैसे करें आप? सरकार ने आरोप लगा रहा है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। मोदी जी जब से आए उन्होंने आंकड़े की कैलकुलेशन का मेथड बदल दिया। ये बात पहले भी आ चुकी, जब वो 7% बता रहे थे ना जीडीपी, तब 3.5 से 4% थी एक्चुअल। ये ग्रोथ का इन्होंने स्टैंडर्ड, जैसे आज हमारे को महंगाई भत्ता मिलता है, मैं आपको बताऊं, एक था महंगाई भत्ते का इंडेक्स 1949 बराबर 100, अब आज आ गया 2011 बराबर 100, तो 11 बराबर 100 में देखोगे तो बहुत ज्यादा दिख जाएगा, और 1949 बराबर देखोगे तो गलत दिखेगा। पुरानी तो ये आप बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में माहिर हो, आंकड़े बनाने में माहिर हो, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये सर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बोल रहे थे ना, ये देश 12% से 1% आ रही है। लेकिन ये देश का ऐसा आंकड़ा है साहब जो कोई आरटीआई के जरिए भी ले सकता है, तो आप फर्जी है, मैं आपको इसका मैं शेखावत जी की बात पे सहमत नहीं हूं, बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। जीडीपी बढ़ती है, पूरे व्यापारी को सबको महसूस होती थी कि ये जीडीपी बढ़ रही है, पर अब ऐसी कौन सी जीडीपी बढ़ रही है जो हमारे व्यापारी को महसूस ही नहीं हो रही। देखो ना, अब यही तो समझ में नहीं आ रहा। 1% जो है चीज देखो, मैं बताऊं आपको, यही मैं आपको बताना चाहूंगा, 1% है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, 1% ओनली, 1% आज का आंकड़ा है। हमें भी महसूस होता, मेरा व्यापार करता हुआ दिखता था। आज समोसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखो ना, मिला के पड़ोसी के पीछे कढ़ाई चलती है तो खुशबू तो आती है पड़ोस में। बेरोजगारी के जो आंकड़े थे वो क्यों बंद कर दिए? मैं आपको जीडीपी की बात करता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अभी पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स है, और जीडीपी जैसे आपने बताया कि 10 साल 15 साल के अंदर जीडीपी के अंदर डाउनफॉल आता है, तो वो चीज है, हम उसके मेजर्स ढूंढ रहे हैं। आप ये देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर आप ये बोल रहे हैं कि सब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर हमने डेप्रिसिएशन बढ़ाया। आपको सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जितने भी विद्वान लोग थे, कोई शास्त्री थे, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, छोड़ के क्यों मार दोगे? जनता हमारे साथ है, इसलिए 3 लाख से ज्यादा इंडस्ट्री है तो डूबी पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सेफ्टी मेजर्स हम ला रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए लाए थे, तो उसको हमने अभी पोस्टपोन कर दिया कि वो उसको अभी आपको डेप्रिसिएशन सवाल है सर। मैं सुरेश जी छोटा सा सवाल, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, एक बार सुनिए सर। हमारे यहाँ पे सुधार की व्यवस्था भी की जा रही है, जैसे 2.25 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से आप निकाल रहे हैं, जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए आप बैंक्स को देंगे। एक सेकंड 70,000 करोड़ रुपए आप जब बैंक में देंगे, आपको लगता है कि इससे फ्लो बनेगा, मार्केट में पैसा आएगा? क्योंकि मैं ये बात यूं कोट कर रहा हूं, दुनिया में आज जेटली साहब नहीं है, 7th पे कमीशन की जब बात चल रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 7th पे कमीशन से भारत की इकोनॉमी में बदलाव आएगा। वो बदलाव क्यों आएगा? कि लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो पैसा मार्केट में आता है, जिसके पास पैसा आता है जेब में, तो मार्केट में खरीदने की हिम्मत जुटा पाता है, कि वो पैसा आता है तो एक फ्लो बनता है उससे। चलिए वो सब ठीक है, लेकिन जैसे अभी कौशल जी ने एक बात कही, क्या होता है साहब कि खुशहाली दिखने के साथ साथ एहसास भी होता है, उसका महसूस होती है हर व्यक्ति को कि हाँ कुछ हो रहा है घर में, या कुछ अच्छा एक फीलिंग्स आ रही हैं। जो एक मार्केट में डलनेस है, आज मीडिया रिपोर्ट्स आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि राजस्थान की बात है, ये 25,000 लोग, ये तो हालांकि कौशल जी क्लियर करेंगे सच्चाई है कि नहीं, मेरे तो जो साथियों की रिपोर्ट्स उसके हिसाब से कह रहा हूं कि 25,000 लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है अकेले राजस्थान में। तो बेरोजगारी इंडेक्स बंद कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी की जहां तक बात है, जो आंकड़े की बात है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले 2 साल के अंदर उबेर और ओला की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर वाहनों की बिक्री बहुत ज्यादा हुई थी। आप अगर पिछले के उसको देखोगे तो उससे कंपैरिजन, क्योंकि जो उनकी आवश्यकता है वो उबेर और ओला ने पूरी कर दी, तो उस वजह से आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पिछले 2 साल के अंदर बढ़ा था, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उस वजह से अब आने वाले टाइम में क्योंकि उनकी जो जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है। और दूसरा आप अगर इंडस्ट्रीज के अंदर ड्राइवर गाड़ी ओला उबेर वाले से कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा है, आपकी गलत फहमी है, कोई गलत फहमी है, आपकी
कोई याद नहीं। आप देखो कि हमने 1,76,000 करोड़ रुपए हमने आरबीआई से लिए हैं, उसमें से 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को देंगे, जो कि आपके लिक्विडिटी, जो बैंक के अंदर लिक्विडिटी, क्योंकि 2014 से पहले जो आपने देखे होंगे कि इतने सारे लोन, जो फर्जी लोन, जो कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उस तरह के लोन दिए गए हैं, उसके जो एनपीओ है उनको रिकवरी 5 लाख करोड़ का एनपीओ लोन। भैया पिछले फर्जी नहीं थे सर, लोन फर्जी नहीं थे, सिस्टम के फर्जी वार्डर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके गलत सिस्टम से लोन बांटे गए थे, तो वो एनपीओ हुए। 2018 के कंपैरिजन में 2019 के अंदर हमने 1,80,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। पिछले 3 साल के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। जो 8,90,000 करोड़ के एनपीए थे, वो आज की तारीख में 7,90,000 करोड़ के एनपीए हैं। तो हमारी जो सरकार है वो उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। 5 लाख फोरफिट भैया उनको रिकवरी कर रहे हैं। हमने फोरफिट हो गए एनसीएलटी, उसके लिए किसने दिए थे? 2014 के पहले लोन किसने दिए थे? 2014 से पहले लोन किसने दिए थे? जितने भी लोन है वो आपको पता है, आपको पता नहीं होगा। नीरव मोदी को सपोर्ट करने वाली कौन है? नीरव मोदी को सपोर्ट करने वाली कौन है? कांग्रेस है। गीतांजलि का जो ऑफिस है ना बॉम्बे के अंदर, अभिषेक मनु सिंघवी जी का कार्यालय चल रहा है। जितने भी घोटाले हो रहे हैं आपके ऑफिस में चंदा देने वाला मालिया बिल्कुल गलत मालिया को नहीं है। और हमने उनको रिकवरी के लिए आज मालिया पैसे देने को तैयार हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने झुकाया है। गवर्नमेंट ने इस तरह की कार्रवाई की कि आज मालिया तैयार बेटा कि हम पैसे देने को तैयार हूं। आज नीरव मोदी को 6 महीने हो गए, जमानत नहीं मिल रही है। ये सरकार के प्रयास है, सरकार के प्रयास है। और मालिया की जो गोवा वाली प्रॉपर्टी है उसको शायद बहुत हाईएस्ट रेट पे सेल की है, कुर्क की है। हम प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं। आप ये देखो 2014 के पहले जो चीज करें उसको चीजों करें। हम जो अगर अच्छा काम करेंगे वो तो ईडी ने कर लिया, सरकार ने किया नहीं, और बुरा काम है वो सरकार करेगी। वाह आप ही के एक्शन पे कर रही है, ये ऐसा थोड़ी होता है। आप ही के एक्शन पे कर रही है, आप ही के इशारे पे तो चल रही है। सरकार ने आने वाले मार्केट को मेंटेन करने के लिए सरकार ने 2 बड़ी चीजों के लिए मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ऐलान भी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि 1 नवंबर से शायद चाइनीज प्रोडक्ट जो कि इंडिया के अंदर आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो जो संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में चाइना ने सीधा सवाल और भारत पे उठा के और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो उसके लिए व्यापारियों के संगठन ने, हमारा संगठन जो है उसने भी प्लस सरकार के साथ साथ ये निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से उसका बहिष्कार किया। गलत जानकारी ये गासिप है। सरकार आप तो व्यापारी में बीजेपी सरकार को ये कहा है। सर एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक निवेदन सर आप सुनेंगे, मैं एक चीज आज आपको क्लियर कर देता हूं। हमारे यहाँ पे बड़ी गलती से भ्रांति फैलाई जा रही है कि चाइना की मजबूरी है इंडिया में उसके प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। बहुत गलत ख्याल है। हमसे बड़े तरीके से दूसरे कंट्रीज में उसका माल जा रहा है, इंडिया के भरोसे चाइना बिल्कुल नहीं। हमारी गलतफहमी, हम सेटिस्फैक्शन, हम केवल 5 लोगों में बैठ करके कहने की चाइना को हम ये कर दे, कुछ नहीं कर सकते। चाइना बिल्कुल इंडिया पे डिपेंड नहीं है कि अमेरिका के इंडिया में आने के लिए पड़ी है। आज जितना जो चाइना से कर रहे हैं यहाँ पे, सर हम जितना चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो सब चीजें आने को यहाँ पे तैयार है, और ये कदम आप उठा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं उठा सकते। ऑटोमोबाइल में आपने ये कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लाना चाहते हैं, आपने कॉपी की, आपने फॉरेन डेवलप कंट्रीज का बोला कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, क्या ग्राहक उसको एक्सेप्ट करेगा? नैनो गाड़ी आई थी 1 लाख में, क्या वो बिकी? नहीं देखो आप ऐसा है, मैं एक चीज जो जानता हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आपको चार्जिंग की अगर प्रॉपर सुविधा होगी तो डेफिनेटली गाड़ी के ब्रांड देखो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर लिखोगे। आज हिंदुस्तान में इतने ब्रांड है, वो आज हिंदुस्तान में ब्रांड लेके क्या नहीं चल रहा? हर कंपनी नए ब्रांड लेके आ रही है, मतलब हर कंपनी नए ब्रांड लेके आ रही है और वो चल रहे हैं, सक्सेस है। बैटरी में दूंगा
सरकार तो आप ई रिक्शा सक्सेसफुल है, ऐसा है, ई रिक्शा सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल है, और सरकार के प्रयास है, शहर में है वो, उससे बाहर नहीं जा सकता, लॉन्ग उसका नहीं है, आप एक छोटे से रूट में रुक गए चल गए। पहले आप होमवर्क करें, कोई भी चीज को पॉलिसी को लाते हैं आप, बिल्कुल सरकार होमवर्क ऐसा है साहब, होमवर्क करने के बाद भी लाते हैं। अभी आप बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में मैं बता रहा हूँ आपको, तैयार है कि वो खरीदेगा, बिल्कुल आएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या होता था, पहले होती थी 5 कंपनी, हुंडई, होंडा, मारुति, और ये मेजर 5 कंपनीज होती थी। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ कि कंपनीज भी ग्रो करी। इस साल ही मेरे ख्याल से 3-4 नई कंपनीज आ गई, जैसे किया आ गई और उसके बाद एमजी आ गई। तो जो कस्टमर है वो 2025 तक, लेकिन आप इलेक्ट्रिफाइड करो, पहले जो कस्टमर है वो कस्टमर डाइवर्ट हो रहा है, कस्टमर डाइवर्ट हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बोलना, सुरेश जी का जवाब लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, सुरेश जी से जानना चाहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, मार्केट क्या कहता है, हमारे व्यापारी क्या कहते हैं, और बीजेपी का क्या पक्ष है। मैं एक बार वापस सुरेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, ओवरऑल आपने सारी बातें सुनी, भंवर सिंह जी का अपना आरोप है, इनका कहना है कि जो जीडीपी है उसी के आंकड़े काट छांट करके और सामने पेश किए गए हैं, और कौशल जी ने कहा कि एहसास नहीं हो रहा मार्केट में कि कुछ उठाव है, एक संभावनाएं जो है उस पर नजरें टिकी हुई है कि अगले 2 महीने, क्योंकि सितंबर में आपके गणेश चतुर्थी भी है, सितंबर में ही नवरात्रा स्थापना भी है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके दशहरा आएगा, फिर उसके बाद में अक्टूबर में ही आपके दीपावली है। तो ये जो 2 महीने हैं ये उम्मीदों के महीने कहे जा सकते हैं, लेकिन एहसास की बात और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदी का दौर झेला जा सकता है कि आज अगर मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कल उसमें से मैं चाहता हूं एक भी कम नहीं होना चाहिए, 10% आगे जाना चाहिए, ये हमारी सोच भी है ये, लेकिन उसका एहसास होना चाहिए कि हाँ मार्केट में कुछ हलचल चल रही है। बिल्कुल आप कह रहे हो कि जीडीपी वास्तव में 5% आई है, और अभी जो ये जुलाई अगस्त का जो सीजन होता है वो फेस्टिव सीजन नहीं है, बारिश का सीजन है। आप ये देखो कि जुलाई अगस्त के अंदर हमारे बम्पर बारिश हुई है, तो बारिश अच्छी होने का मतलब है कि आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो वो जीडीपी को ग्रोथ देगा। इसी तरीके से सितंबर में और अक्टूबर में आपके त्योहारी सीजन आ रहे हैं कि जैसे गणेश चतुर्थी भी आ गई है, फिर आगे आपके दशहरा भी आ रहा है, दीपावली, तो उस पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का उठाव होगा और व्हीकल बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल आने का कुछ रीजंस और भी थे कि पहले वेट था, वेट से जीएसटी में कन्वर्शन हुआ, तो वेट से जीएसटी में हुआ तो व्यापारी वर्ग को एक पैसे का आर्थिक बोझ एक इसलिए हुआ था कि पहले क्या होता था कि पब्लिक से लेकर वेट जमा कराना पड़ता था। अब क्या हो रहा है कि पहले व्यापारी को जीएसटी के लिए पैसा जमा कराना पड़ता, गाड़ी परचेज करते हैं तो जीएसटी आपको देनी पड़ती, उसके बाद में फिर सेल होता तब आपके पास जीएसटी आता, तो उस वजह से व्यापारी के पास में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई। दूसरा फेस हमारे क्या कि एनबीएफसी में कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो एनबीएफसी के फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो या कुछ भी हो तो उस वजह से एनबीएफसी में प्रॉब्लम्स आई, तो अब हमने उसको ठीक करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए हम नेशनलाइज बैंक को दे रहे हैं, नेशनलाइज बैंक से एनबीएफसी के थ्रू आएंगे, जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी और भी जो भी इंडस्ट्रीज है वो बढ़ेगी। इसी तरीके से हमने अभी देखो आप मर्जर का है कि बैंकों का जो सरकारीकरण है, क्योंकि अभी छोटे छोटे बैंक थे जो कि मजबूत नहीं थे, तो बैंकों को मर्जर किए, 4 बैंकों को एक बैंक बनाना, 3 बैंकों को एक बैंक बनाना, तो उससे वो मजबूत होंगे और उनके पास में कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा और वो अच्छे आराम से मतलब पब्लिक को पैसा भी दे पाएंगे और इंडस्ट्रीज को पैसा दे पाएंगे। तो कई सारे मेजर्स है जो सरकार कर रही है, जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सरकार इमीडिएटली उस पर संशोधन कर रही है और वो करती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, आप ये स्वीकार करते हैं कि मार्केट के अंदर या देश में आर्थिक दौर अच्छी स्थिति में नहीं है, कहा जा सकता है? नहीं, आर्थिक दौर देखो क्या होता है कि एक फेस आता है 10 साल या 15 साल के अंदर, वो आता है आप पूरे कर रहे हैं ना, पूरे विश्व के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये देखो ना कि मैं अभी 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से आ रहे हैं, तो वो उसको हम बैंकों के अंदर जाएगा या आपके डेवलपमेंट में जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा तो डेवलपमेंट में जाएगा निश्चित रूप से। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 95% लॉस में जा रही हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया मोदी साहब का एक स्लोगन, एक आइडिया जो है
उसको लेके अप्रिशिएट किया था। और पिछला बजट यानी कि 16-17 का बजट पूरी तरह से फोकस था कि हम एफडीआई खोल रहे हैं, इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी और मेक इन इंडिया से हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा। निश्चित रूप से यही आइडिया भी था, बहुत अच्छी बात है सर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से भी ज्यादा ग्रोथ रेट में आपके भागीदार है वो मैन्युफैक्चरिंग सही है। आप जो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से भट्टा बैठ रहा है उसका। और फिर दूसरी बात, एक बात सुनिए आप, ये पिछला आप मेरे को जहां से मालूम है, जैसे मैं रघुराम राजन को भी पढ़ रहा था, आपके आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम उनको भी मैं पढ़ रहा था, शायद अभी तक वर्षों से ध्यान नहीं है, रिजर्व बैंक से इतनी बड़ी फंडिंग विड्रॉ नहीं हुई है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि मैं आपको इसका सीधा सीधा बताता हूँ। मैं आपको इसका सीधा सीधा बताता हूँ। टोटल रिजर्व भारत का टोटल रिजर्व है 28%। भारत का टोटल रिजर्व 28%। अमेरिका का टोटल रिजर्व 0.9%। इकोनॉमी ठीक नहीं है। चाइना का टोटल रिजर्व 0.1%। अपना है 28%। 10 लाख करोड़ रुपए का आरबीआई के पास में रिजर्व पड़ा हुआ, उसमें से 1,76,000 करोड़ रुपए लिए। तो कोई ज्यादा आपने सरप्लस नहीं लिया। अर्जेंटीना ने लिया, वो बर्बाद हो गया। ये देखो ऐसा है, जब जीएसटी लागू हुआ था ना, जीएसटी लागू हुआ था ना, तो लोगों ने ये कहा कि जीएसटी लागू होने से दोबारा सरकार रिपीट नहीं होती है, हमारी सरकार रिपीट हुई है। बयान दे रही है, जीएसटी का ऑब्जेक्शन नहीं था। देखिए आज एक यहाँ से आप उसको अर्जेंटीना का सारे नहीं दे सकते इंडिया के लिए, बर्बादी पे ले जाने कोई बर्बादी पे नहीं लेके जा रहे। भ्रष्टाचार जो नस्ल को बसा हुआ है, तो ये क्या है? पहले पिछले मोदी जी की भ्रष्टाचार को पकड़ रहे हैं। पहले उन्हें भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था, भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को चार बना दिया, कर्मचारियों एक भी कर्मचारी अगर आपने बिहार ये बता दो, सारे चले गए, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप छोड़ देना। कूल डाउन, थोड़ा पानी मंगाता हूं आपके लिए। मेरा एक सवाल है सर, आपने एक बात कही अभी कि जीएसटी को लेकर के व्यापारियों में ये था और जनता में ये भ्रम था कि सरकार वापस न आएगी। देखिए सर, जीएसटी का ऑब्जेक्शन दो व्यापारी बैठे हुए बिल्कुल नहीं था, जीएसटी का ऑब्जेक्शन नहीं था। सर एक सेकंड, जीएसटी नहीं, जीएसटी का ऑब्जेक्शन सिर्फ आनंद फानन में, और उसका जो तरीका था बिल्कुल उसमें प्रेशराइज करना, और ये बस उसका एक ऑब्जेक्शन था। व्यापारियों को जीएसटी को लेकर के जीएसटी आएगा। हमने ये वादा किया था एक देश एक टैक्स, ये वादा किया था। अब आपको अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग जीएसटी, और आज 90% जीएसटी तो 5% के अंदर आती है बोझ। 90% जीएसटी रेट जो है वो 5% के अंदर आ रही है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये चीज है? फिर दूसरा एक बात बताऊं मैं आपको, सुरेश जी, दूसरा अकाउंटेंट सुनिए सर, वैट जो है जीएसटी सर सुनिए, कोई घट नहीं रहा है, तो कलेक्शन हुआ है मंथ वाइज अगर आप देखेंगे जीएसटी तो रेवेन्यू कलेक्शन बराबर 90,000 करोड़, ये तो उससे कोई फर्क नहीं, रेवेन्यू तो आ रहा है, रेवेन्यू रेगुलर आ रही है हमारी, इसमें कोई वो नहीं है। असेंडिंग वे में ही रेवेन्यू आ रहा है, बिल्कुल रेवेन्यू प्रॉपर आ रही है जी। मैं कौशल जी के पास में जाना चाहूँ। कौशल जी, बात ये है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर के हम बात करें तो जो रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार 95% उसमें डाउनफॉल है। और आज एग्रीकल्चर, क्योंकि देखिए देश की इकोनॉमी के एग्रीकल्चर पे बहुत जबरदस्त टिकी हुई थी। आज हम ये नहीं कह सकते रूरल बेल्ट में जो लोग हैं केवल एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आज उसी पर रह गया, पानी है नहीं जमीन के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसके अंदर मैं कहूंगा रियल एस्टेट को भी आप ले सकते हो, उसमें जितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में पिछले कुछ साल से वही खड़ा हो रहा था। 70,000 करोड़ रुपए बैंक्स को देने की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही है। 1.76 लाख करोड़ रुपए विड्रॉ जो किया है सरकार ने, इसका भी कि मार्केट में फ्लो बनेगा। तो ये माना जा सकता है कि कमिंग डेज जो हैं ये बेहतर हो सकते हैं।
देखो ऐसा है, ये त्योहारी सीजन जब आएगा तब हमें पता चलेगा आपकी सही सिचुएशन क्या है, सही स्थिति का हमें आकलन होगा। अभी आप ये देखिए जो भी पैसे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अब ये, और ये जो अक्टूबर सीजन में जैसे बताया आपको 25-30% होता है पूरे साल भर में जो धंधा पानी होता है हमारा, तो यदि ये 25-30% में सुधार इस अक्टूबर में, हम अक्टूबर के बाद में पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सही से। अभी जैसा आपने बताया कि जुलाई अगस्त तो बारिश में निकल जाते हैं, बात भी सही है, बारिश में आए, बारिश अच्छी हुई है, पैदावार अच्छी होती है और उसका रिजल्ट अक्टूबर में बोनस देती है, गवर्नमेंट बोनस देती है अपने एम्प्लॉइज को, तो उसका भी फायदा हमें मिलेगा। तो ये सारी स्थिति जो हम आज इसमें चर्चा कर रहे हैं, ये सारी वास्तविक स्थिति हमें अक्टूबर के बाद ही पता चलेगी। मेरे हिसाब से ये वास्तविक स्थिति अक्टूबर में भी नहीं, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बैंक अगर किसी चीज को अगर कर रहा है, सरकार कोई डिसीजन लेके कोई फंडिंग दे भी रही है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। पहुंचते 5 to 6 months। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, आज सब लोग बैठे हैं, 70,000 करोड़ रुपए बैंक्स को दिए जाएंगे, 80,000 करोड़ रुपए बैंक्स को दिए जाएंगे, वो किस बात के लिए? कि लोन के लिए, कि पब्लिक के बीच में लोन आएगा। लेकिन सर वो बात प्रैक्टिकली बात है, मेरे को गाड़ी की नीड है लेकिन मेरी जॉब ही नहीं बची है, रोजगार ही नहीं तो किस्त कहां से वो किस्त कहां से देगा? वो इस रोजगार के लिए मैं आपको बताना, वो जानना चाह रहा हूं। मैं आप ही इस बात को आपने बताया, ऑटोमोबाइल यूनिट मैं बोला अभी, जैसे अभी हमें जमीन जायदाद में काम हो रहा है, सब में हो रहा है, तो उसमें कैश करंट चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, आज की तारीख में ये है कि हमारे लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, ये तो मानना पड़ा। यहाँ इससे थोड़ा बहुत असर जरूर होगा, जो वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया कि एकदम से डिसीजन निकालते। वित्त मंत्री ने बकायदा मीटिंग करी थी जिसमें बड़े सारे ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बैठे थे, हमारे ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन भी बैठे थे, पहली बार हमें बुलाया गया था, इस प्लेटफॉर्म पे सुना गया। एक अच्छी बात है सरकार की है, वो सुनाई कर रही है। अब मैंने आपको वही बताया कि ये सारी चीजें का इम्पैक्ट और असर जो आएगा, ये जो हमें अगर दिवाली अच्छी निकल गई वो बस उसी पे डिपेंड है सर। हमें नवंबर तक धीरे रहना पड़ेगा। एक बार देखते हैं नवंबर में जो रिजल्ट आ जाएंगे, कि अक्टूबर जो आंकड़े आएंगे क्वार्टर के, जो कि मेरे ख्याल से दिसंबर बाद आते हैं, वैसे तो जनवरी में हमें पता चलेगा। वैसे भी देखिए जून जुलाई अगस्त थोड़ा सा इसमें रहती है कि हाँ प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। योगेंद्र जी एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कपड़ा उद्योग बहुत बुरी तरह डूब रहा है, और अभी जितने भी एक्सपर्ट हैं कपड़ा उद्योग के, उनका ये कहना है कि जो कपास की पैदावार अच्छी होगी बरसात की वजह से, वो होती है 80,000 करोड़ की पैदावार। बोला उसके खरीदने वाले बाजार में नहीं है आज की तारीख में, और किसान मरेगा, फिर आत्महत्या करेगा कपास का किसान, जो पहले से आत्महत्या कर रहा है। वो बहुत बड़ी, बोला गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई योजना घोषित नहीं की। तो हमारे त्योहारी सीजन में ही परचेजिंग होती है, जैसे शादी ब्याह होते हैं या फिर ये होता है, नवंबर में शादी ब्याह बहुत है, अक्टूबर में आप देखो तो धनतेरस और दिवाली में परचेजिंग होती है, और शायद वो अपने मुस्लिम भाइयों का भी उनका त्योहार आता है। तो हमें थोड़ा ये नवंबर और अक्टूबर के ये जो अब जो क्वार्टर आएगा आपका, जैसे थर्ड क्वार्टर, इसमें बेहतर पोजीशन आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर में अच्छा, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी है, भगवान ने हमें बहुत साथ दिया है कि बारिश की पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो सभी जगह जैसे कृषि में देखो आप काम अच्छा होगा, और कृषि में अच्छा होगा तो शादी ब्याह में आपको देखो, शादी ब्याह भी एक इंडस्ट्री है, हमारी रोटेट करने में मदद बहुत देते हैं, सब खरीदता वो किसान के तो खर्च भी करता है जब जेब में पैसा आता है। कहना चाह रहा हूँ कि ये रोजगार वेट करना चाहिए, ये क्वार्टर के बाद ही वास्तविक स्थिति में पता लग जाएगी कि वास्तव में आर्थिक मंदी है या नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ सर, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार जाने की, ये बात तो ठीक है कि दीपावली पे खरीदारी होगी, सब होगी, लेकिन वास्तव में अगर सच्चाई है, जैसे ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके 25,000 लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। ये जैसे आपके शोरूम में 20 लोग हैं, आपने देखा व्हीकल ही नहीं बिक रहे हैं, तो आपने 10 कट कर दिए। यही स्थिति सामने आ रही है कि 200 शोरूम्स पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ा है। वास्तव में अगर ये पोजीशन है, तो अगर बेहतर पोजीशन भी आएगी, बेहतर तो तब आएगी साहब जो बायर आपका है, खासकर कौन, मध्यम वर्ग जो खरीदता है कि मुझे चलिए कुछ भी लेना है, 2 तोला सोना भी लेना है, एक बच्चे के लिए गाड़ी की आवश्यकता है वो भी लेनी है, कपड़े भी खरीदने, मार्केट में जो भीड़ दिखती है और कुछ ना कुछ खरीदती है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं ये रोजगार की वास्तव में अभी चिंतनीय पोजीशन है। हमारा जो धंधा पानी होता है उसका 60% फाइनेंस पे डिपेंड होता है। जो इंडस्ट्री बढ़ी हुई है वो 60% फाइनेंस पे जाती है, जैसे 2 व्हीलर का ले लो या 4 व्हीलर का लो, तो 4 व्हीलर में 70-80-90% तक चल जाती है, मतलब फाइनेंस के थ्रू गाड़ी बिकती है। तो मैं ये बोलता हूँ जैसे अभी सरकार ने दिया है पैसा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब जो सीजन आने वाला बहुत बड़ा सीजन है सर। वो तो खरीदारी की बात है, बात रोजगार की कर रहा हूँ मैं। रोजगार की है कि व्यापारी डिमांड होगी तो रोजगार नहीं सोच रहा है कि अभी ये दिवाली तो करो, खींचो किसी तरह। देखो अभी वास्तविक स्थिति तो है टाइट, अभी सब टाइट पोजीशन में, और बिल्कुल टाइट है, गले तक भरे हैं। यदि ये सीजन घुस गया तो आप ये मानिए 50% अब
उद्योग जो है वो खत्म हो जाएगा। जी सुरेश जी, आप कुछ कह रहे हैं, ये पोजीशन है। अभी देखिए, जैसे कहा ना कि भंवर सिंह जी ने कहा कि उम्मीद पर टिका हुआ है व्यापारी अभी, और उम्मीद है दीपावली। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि रोजगार की जहां बात है, परमानेंट रोजगार से आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शिफ्ट हुआ है। आपने देखा हुआ कि आज 2 घंटे के लिए रोजगार कर रहा है, 3 घंटे के लिए ओला में, उबेर में, जोमेटो में, में। तो जो आदमी परमानेंट की बजाय जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो कि 2 घंटे के लिए काम करके आ गया और अपने स्टडी कर ली, या फिर 2 घंटे ये काम कर लिया, 2 घंटे दूसरे काम, तो आपके जो परमानेंट नेचर है उसकी जगह अनऑर्गेनाइज के अंदर रोजगार के अवसर बहुत बड़े हैं, और रोजगार उसके अंदर काफी लोगों को रोजगार मिला है। आप ये देखो कि मैं आज कहीं पे भी मुझे जाना है तो आपके पास में 4 व्हीलर भी मिल जाएगा, 2 व्हीलर भी मिल जाएगा, तो उसमें क्या रोजगार नहीं मिला क्या? आज अगर आपको ओला या उबेर में 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल भी अवेलेबल है, तो मोटरसाइकिल पे जो लेके आ रहा है उसको रोजगार मिला होगा ना, वो 2 घंटे के लिए आ रहा है, या फिर वो जोमेटो वाला है या दवाई की सप्लाई ऑनलाइन चेन वाला है तो वो सप्लाई करने जा रहा है तो उसमें रोजगार मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो रोजगार मिले उसके आंकड़े अपने पास नहीं होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल में ये कह रहे कि फाइनेंस वाला बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि बीच में एनबीएफसी में प्रॉब्लम आने की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इफेक्ट आया, क्योंकि वो उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा था। आज 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स को बैंकों से फाइनेंस नहीं मिल रहा था या एनबीएफसी से फाइनेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर डाउनफॉल आया था। जब उनके पास में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगी, जब हम 70,000 करोड़ रुपए देंगे और उसके बदले में वो एनबीएफसी को फंडिंग होगी, तो उससे लोगों को के पास में पैसा मिलेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या और दूसरी इंडस्ट्री वो डेफिनेटली डेवलप होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब डिमांड होगी तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। भंवर सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी सरकार 2 मोर्चे पे परखी जाती है कि आर्थिक मोर्चे पे कैसा है और उसकी जो नीतियां हैं वास्तव में रोजगार के लिए किस पोजीशन में है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे जो आम आदमी देख करके चलता है कि हाँ साहब, आज नरसिम्हा राव को लोग मोनी बाबा कहते हैं, लेकिन ये आजादी के बाद का एक दौर था नरसिम्हा राव के वक्त का, जिसमें इंडियन इकोनॉमी यूं जा रही थी। कितना ही चाहे उसमें क्रिटिसिज्म हो रहा हो उनका, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति का टाइम, ये कहते हैं कि साहब ये एक गोल्डन युग था वो 5 साल पहले, बहुत ही शानदार तरीके से उनका टाइम, हर व्यापारी इस समय खुश, सारा आदमी हाथ में पैसा था। मनमोहन सिंह उस समय थे, मतलब लोग कहते हैं ऐसा, बिल्कुल 91 में एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे, बिल्कुल बुस्टअप हुई थी इकोनॉमी। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, तो ये भरोसा रखना चाहिए हमें या तो सरकार पे कि सरकार की जवाबदेही है, अच्छा होगा तो रिजल्ट इसको मिलेगा, अगर गलत होगा तो पब्लिक खारिज कर देगी। मैं सहमत हूं कि अपोजिशन का काम है कि समय समय पर सरकार की आंखें खोलती रहे, और होना भी चाहिए, आपका धर्म है ये, लेकिन एक भरोसा करना चाहिए कि वास्तव में जब स्थितियां पूरे दुनिया के सामने इस तरह की हो रही हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है और ये कहें कि सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो जो स्टेट्स है गवर्नमेंट की, चाहे वो बैंकों का विलय की बात हो, 17,000 करोड़ रुपए फिर बैंक्स में देने की बात हो, 2.25 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से निकालने की बात हो, तो आपको लगता है कि ये सपोर्टिंग स्टेप्स हैं कि ताकि हमारी ग्रोथ बनी रहे, बढ़े आगे और इकोनॉमी मेंटेन रहे? आपको लगता है ये बिल्कुल गलत तरीका अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। पूरे जो देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं तीनों, हाँ। जो रिजर्व बैंक के 3 पूर्व गवर्नर, उन्होंने कहा ये देश के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात भारत सरकार कर रही है। जी, आपने लेकिन होना क्या चाहिए? चलिए सरकार ये को बताया कि हाँ ये करिए आप। अरे सरकार को ये है कि ये सबसे पहले आपको पता रघुराम राजन ने कहा नोटबंदी करना देश के हित में नहीं है। सर वो तो हो गया, कोई बात नहीं, अब क्या हो, नुकसान आज तक भी हो रहा है। उन्होंने उससे नहीं कहा था देश की इकोनॉमी पूरी तरह से फ्लॉप होगी। आप देखिए सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ उनको हो रही है, रेवेन्यू आ रही है पूरे रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इसलिए ऐसा लग रहा है। आज आरबीआई को कौन देख रहा है? एक एमए पास इतिहास का व्यक्ति देख रहा है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स की, इतिहास का व्यक्ति देख रहा है। ये तो भारत सरकार की स्थिति बन गई है कि एमए इतिहास में किया हुआ व्यक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आईएएस अधिकारी देख रहा है। तो ये देश का होगा क्या? छोड़ के जा रहे हैं आरबीआई के, कि
देश के सरकार की नीतियां 35 साल तक नौकरी की मोदी जी ने चुपचाप 16 IMF में गिरवी रखा हुआ है। देश को बताया नहीं। विरोध करना एक आसान काम होता है, विरोध करना आसान काम होता है। कर्ज देने से मना किया है, उसी के कारण 1,76,000 करोड़ रुपए इन्होंने रिजर्व बैंक से पहली बार धोखाधड़ी करके लिया, क्योंकि पहले वाला उर्जित पटेल ने मना किया था। उर्जित पटेल ने मना किया हम नहीं देंगे, इन्होंने पूरा बोर्ड ही बदल दिया, यस मैनों का बोर्ड बना दिया और एक MA वाले को बना दिया उसका हेड। तो ये हालत वहां कौन है? वहां वो व्यक्ति है जिनका रिजर्व बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। रिजर्व बैंक से जिनका कोई नहीं भाई साहब, एक एक्सपर्ट होता है। आज रियल एस्टेट में एक IAS कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। आज रियल एस्टेट के अंदर एक रियल एस्टेट का जो एक्सपर्ट होगा वही कर पाएगा, वहां पर IAS अधिकारी कामयाब नहीं होगा। इसी तरह से ऑटो इंडस्ट्रीज में जो ऑटो एक्सपर्ट होंगे वही कर पाएंगे। इसी तरह देश के फाइनेंस में वित्त के लिए जो जानकार होंगे, जो दुनिया के वित्त के जानकार होते हैं, आज आप खोलो सरकार तो देश के साथ में अच्छा कर आपने तो भगा दिया, अपने अहंकार में आपने अच्छे लोगों को भगा दिया देश से, छोड़ के जा रहे हैं सब इनको। आज आप देखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष को छोड़ के गया, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। हाँ महत्वाकांक्षा है, कोई रहना ही नहीं चाहिए। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता मैंडेट देते हैं, जनता ने मैंडेट दिया हम लोगों को, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने मैंडेट दिया हम लोगों को। आप लोगों को चिल्लाने का काम है, हिंदू मुस्लिम के नाम जोड़े रखोगे। 5 साल दिए, इसकी जनता 5 साल आए, फिर 5 साल आए, इसकी जनता 5 साल गोले अपने अच्छे निकाले, 5 साल फिर निकाले जाएंगे लोग। ये बताओ मोदी जी का नाम लेना नहीं जाएंगे, जनता ने मैंडेट दिया, जनता लोगों के पास जनता फुट गए, जनता हमसे खुश है। जो लड़के काम कर रहे नौजवान, उनकी हालत देखो, रात को 1 बजे तक काम करते हैं, काम करते बेचारे 12 कमाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप कमाई कर रहे हैं, आपने तो केवल बुराई कर दिया। भ्रष्टाचार देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए ले ना, उनको बचाया हमने। केवल अडानी अंबानी का पेट भरने में लगे हो, उसके अलावा किसी की चिंता नहीं है देश के उद्योगपतियों की। आप दो ही को दे रहे हो, क्योंकि मोदी जी कितने ईमानदार हैं। आज उन्होंने बॉन्ड के जरिए चुनाव में पैसा लेना, सबसे भ्रष्ट सरकार। मोदी जी को आप चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा है मोदी जी भैया आपकी बात करते मोदी जी भ्रष्ट हो ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। चैलेंज कैसे बात बाकायदा मोदी जी कैसे आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा है ये सिस्टम है, ऐसा कैसा है दिखाई हुई है। अगर मोदी जी की जेब में 1 रुपया नहीं गया है, आपने गलत आरोप मोदी के ऊपर गलत आप बॉन्ड है ना, मोदी जी के लिए वो पैसे नाम आउट नहीं, मोदी जी के लिए क्या पैसे हो पार्टी के लिए, तो आप मोदी जी को लगा सकते हो क्या? अध्यक्ष कोई दूसरा ऐसा सिस्टम होता है। पार्टी के आरोप लगे, मोदी जी पे नहीं लगे, आप सफाई कर रहे हैं। नहीं पार्टी में आप ये बताओ कि अगर कोई चंदा देता है कांग्रेस एक नंबर में चंदा पैसा क्यों खुला हुआ है, होना चाहिए ना। आप जाओ ना किसने पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं भैया आप बनाई? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जरूरत ही नहीं है। आपको चिल्लाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चिल्लाते रहोगे। जनता हमारे साथ है, हम खुद है, देश की जनता जनता क्यों 5 साल हमारे साथ है, 5 साल हमारे साथ है, हम भी भूल गए 5 साल में और आने वाले 5 साल में हमारे साथ और आने वाले 5 साल में हमारे साथ रहेंगे, 15 साल और आगे भी रहेंगे। 50 साल के भूल जाओ कांग्रेस को, वो राहुल दादा कांग्रेस चिंता मत करो,
सोच लिए, जनता हमारे साथ है, कर दिया उन्होंने, कोई बर्बाद नहीं किया, जनता से किया था, उसके बदले आज राष्ट्रीयकरण करके मजबूत किया। मैं एक बार प्रणय से भी बात प्रणय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मार्केट में जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उनका कुछ असर है या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए हमें कि हाँ इन फ्यूचर कमिंग डेज में कुछ इसका रिफ्लेक्शन आएगा? 100% इसका रिफ्लेक्शन मार्केट पे आएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर जैसे अभी शेखावत जी और सुरेश जी बात कर रहे थे कि भाई 1,76,000 करोड़ रुपए सरकार ने आरबीआई से विड्रॉल कर लिया। सरकार ने आरबीआई से विड्रॉल किया है तो वो ये नहीं है कि सरकार ने पर्सनल यूज के लिए किया है, वो अपनी जनता को मेरे ख्याल से पब्लिक में कुछ रिलीफ देना चाहती है। और उन्होंने भी अगर कोई रिलीफ उसको फाइंड आउट किया है तो वो ये किया है कि अगर हम एक बार इस रिजर्व में से पैसा निकाल के देते हैं तो वापस रीपेमेंट कैपेसिटी तो वो लेंगे ही। और आज की तारीख में सारे बैंक मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट है रीपेमेंट कैपेसिटीज में। अगर कोई चीज होती है किसी की एक्चुअल है तो ही उसको लोन दिया जाएगा, अदरवाइज जो पहले होता था 10 से 15 साल पहले, जैसे नीरव मोदी वाला जो कांड हुआ, विजय माल्या वाला, जो जिस टाइम पे उनको लोन यही कह रहे कि 2014 के पहले यही काम होता था। सरकार का ये 1,76,000 करोड़ का जो लोन है जो आरबीआई से एक तरह से सरकार ने ले लिया है, जब सरकार भी इसको वापस आरबीआई को करेगी तो कुछ इंक्रीमेंट करके देगी या उतना पैसा तो वापस देगी। चलिए, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो वक्त निकला फर्स्ट क्वार्टर का, जून तक का, अप्रैल मई जून, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा मान के चला जा रहा था कि हाँ ब्याह शादियां भी कम होती हैं, उस वक्त थोड़ा मार्केट में डाउनफॉल होता ही है। लेकिन यहां अभी भी एक सवाल जो है, सरकार के कदम सरकार कुछ सोच के कर रही होगी कि मार्केट में स्थितियां अच्छी हों, लोगों में खुशहाली आए, त्योहारी सीजन सामने आ रहा है, चिंता सरकार को भी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो एक चर्चाएं हैं मार्केट में कि जॉब्स लोग की प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। अगर जॉब्स नहीं बचेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो तो तभी आएगा जब उसको यूज करने वाले की जेब में भी पैसा आ रहा होगा। हम रिलीफ उस मायने में होनी चाहिए। वास्तव में आज प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि हम रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं, आज प्राइवेट सेक्टर पे ही रुकना होगा आपको। आप गवर्नमेंट की जॉब्स पे आप भरोसा मत करिए ज्यादा कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिल सकती, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा कि मार्केट में जो स्थितियां हैं, मार्केट की स्थिति का असर बायर पे भी पड़ता है और सेलर जो है उस पर भी पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक वक्त आ गया है कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर को उभारने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो वास्तव में से और धरातल पर उतारा जाना चाहिए और उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि हम गार्जियन की भूमिका में हैं आपके, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वास्तव में जीएसटी में कहीं पे कुछ अगर रिलैक्सेशन देना है तो वो दिया जाना चाहिए। मार्केट को स्टैंड करने की आवश्यकता है इस वक्त, उस पर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, इस समय कॉपरेशन की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।